हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंचायती राज स्थानीय स्वशासन। जनरली यदि हम देखें, जो हमारा स्थानीय स्वशासन है और आज़ादी से पहले भी स्थानीय स्वशासन पर बहुत सारे एफर्ट्स किए गए और इसका हम कह सकते हैं, इसका स्थानीय स्वशासन का जो वर्णन है, यदि हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से देखें यानी कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हम इसको देखते हैं तो हमें इसका वर्णन देखने को मिलता है। यदि हम देखें महाभारत, उसमें भी जो शांति पर्व है, महाभारत का जो एक अलग से जो पार्ट है, उसमें भी हमें स्थानीय स्वशासन का वर्णन देखने को मिलता है। रामायण में भी इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद जब हम जो हमारा लिटरेचर है, यानी कि जो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र जो बुक लिखी थी, उसमें भी स्थानीय स्वशासन का वर्णन किया गया है। और फिर हम देखते हैं, फिर ब्रिटिश, यदि हम मुग़ल काल की हम बात करें, फिर ब्रिटिश काल, और उसके बाद से हम देखें आज़ादी के बाद तो बहुत ज़्यादा इस पर वर्क हुआ है, बहुत सारी कमेटियाँ बनी हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखें, इसकी हमने एक समरी रेडी की है। समरी में हम देखते हैं कि इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो हमने ऐड किए हैं इसमें। लेकिन सबसे पहले स्थानीय स्वशासन को देख लेते हैं। स्थानीय स्वशासन है क्या? जनरली स्थानीय स्वशासन में होता क्या है, यानी कि स्थानीय लोग, यानी कि हम कहें जो ग्रासरूट लेवल पर जो जनता है वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और फिर वो सारे जो काम करते हैं, जो उनके एफर्ट्स यानी कि जो उनके भलाई के लिए होते हैं। तो यदि हम देखें स्टार्टिंग से, जो हमने इसकी एक समरी जो रेडी की है, उसमें क्या है, स्थानीय स्वशासन का जो फाउंडर की हम बात करें, इसके जो संस्थापक की हम कह सकते हैं, या फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की हम बात करें, लॉर्ड रिपन, उसको बोला गया है। देखा जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर इनके द्वारा बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए गए, ठीक है ना। और उसी के साथ में हम देखें, फिर 1919 का जो एक्ट है उसमें भी एफर्ट्स किए जाते हैं। फिर 1935 का जो एक्ट है उसमें भी, ठीक है ना, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक कंप्लीट विषय, यानी कि राज्य का एक पूर्ण विषय की बात की गई कि ये होना चाहिए। और फिर हम गांधी दर्शन में देखें, ठीक है ना, गांधी की अपनी एक फिलोसफी रही। और जो हमें डीपीएसपी है हमारे पास, डीपीएसपी का जो आर्टिकल 40 है, ठीक है ना, उसमें हमें देखने को मिलती है पंचायतों के गठन को लेकर बात की गई है। और इसी के साथ में हम देखें, फिर आज़ादी के बाद, ठीक है ना, आज़ादी के बाद हम देखें, ठीक है ना, तो पंडित नेहरू की सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है। और फिर 2 अक्टूबर 1952 में, ठीक है ना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से इसकी स्टार्टिंग की जाती है। और यदि देखा जाए, जो हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, इसका नेचर कैसा है, किसके कंसेप्ट पर काम करता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के कंसेप्ट पर यह काम करता है। और इसी के साथ में हम देखें, जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था की हम बात करें, ठीक है ना, ये किससे इंस्पायर है, किससे प्रभावित है, ये है सोवियत संघ से, ठीक है ना। और इसी के साथ में हम देखें, आज़ादी के बाद से जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम फेल हो जाता है, उसके बाद फिर और बहुत सारी कमेटियाँ बनती हैं। उसमें हम देखें, फर्स्ट नंबर पर जो हमारे पास है बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर सेकंड नंबर पर अशोक मेहता कमेटी, ठीक है ना, 1977 में बनाई जाती है अशोक मेहता कमेटी। फिर जीवी के राव है, ठीक है ना, ये 3rd नंबर पर है। उसके बाद फिर 4th नंबर पर हम बात करें, फिर LM सिंघवी है समिति, ठीक है ना, फिर PK थुंगन है, ठीक है ना, 5वें नंबर पर। तो इस तरह से बहुत सारी कमेटियाँ बनती हैं। और यदि हम देखें, जो पहली कमेटी बनती है तो उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है, लागू भी किया जाता है। और राजस्थान के नागौर में इसकी स्टार्टिंग कर दी जाती है। लेकिन थुंगन सिंघवी कमेटी की हम बात करें और या थुंगन कमेटी, इन देखा जाए दोनों की रिकमेंडेशन इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि उसके बाद फिर हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें भी डिस्कशन किया गया कि हाँ भाई, इसके आधार पर तो काम किया जाना ज़रूरी है, यानी कि इसको एक संवैधानिक मान्यता उसको देने की बात की गई। और 64 अमेंडमेंट लाया जाता है, लेकिन उसमें हम सक्सेस नहीं हो पाते। फिर उसके बाद 73rd अमेंडमेंट की हम बात करें, ठीक है ना, PV नरसिंह राव की उस टाइम पर सरकार है। तो फिर 92 में हम बात करें, 1992 में, ठीक है ना, दोनों से अप्रूवल मिल जाता है, लोकसभा राज्यसभा पे से भी, और फिर राष्ट्रपति भी इसको अप्रूवल दे देते हैं। और फिर हमने जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 9 है, ठीक है ना, पार्ट 9 में जो उसमें बहुत सारे आर्टिकल 16 आर्टिकल को ऐड किया जाता है। जो शेड्यूल है, 11वीं अनुसूची है, ठीक है ना, वो भी बनाई जाती है।
और इसमें टोटल जो 29 सब्जेक्ट वो भी जोड़ दिए जाते हैं। तो ये तो था हमारा एक जो हमने एक समरी रेडी की थी। अब आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जनरली यदि हम देखें जो हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की जा रही है, तो यदि हम देखें जब इस पर काम नहीं हुआ था, ठीक है ना, देखा जाए जनरली यदि हम इसको कहें कि स्थानीय स्वशासन है क्या, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि विलेज लेवल पर या फिर ज़िला, ठीक है ना, विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कह सकते हैं गवर्नेंस की हम बात करें, यानी कि शासन किया जाता है। और कौन करती है? स्थानीय जनता ही करती है, ठीक है ना, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, ठीक है ना। और यदि हम देखें जनरली हमारा जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे हमारे पास सेंट्रल में, ठीक है ना, सेंटर में भी हम देखते हैं पार्लियामेंट है, फिर स्टेट में भी, ठीक है ना, स्टेट में हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें, ठीक है ना। और सबसे यदि हम देखें जो हमारे ग्रास रूट लेवल पर है वह स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो जब यदि हम देखते हैं जब संविधान निर्माताओं के द्वारा संविधान बना जा रहा था या संविधान सभा के माध्यम से हम देखते हैं संविधान बना है हमारा, तो उसमें बहुत सारे इस तरह को लेकर बात की गई कि भाई लोकल, हम सेंटर पर तो हमने सारी चीज़ें हमने डिसाइड कर ली हैं, स्टेट पर भी डिसाइड कर ली हैं, लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर काम होने चाहिए नहीं होने चाहिए। यदि हम देखें बहुत सारी इसको लेकर विवाद बने हैं, ऐसा नहीं है कि इसको ईजिली एक्सेप्ट किया गया, लेकिन हम देखते हैं DPSP में आर्टिकल 40 ऐड किया गया था और उसमें बात की गई थी कि जो स्टेट हैं उनको कुछ अधिकार दिए जाएं, यानी कि उनकी अपनी इच्छा है वो उसको इम्प्लीमेंट करे या ना करे। DPSP पर हमने विस्तार से पहले ही वीडियो है हमारा, उस पर हमने डिस्कस किया है। और यदि देखा जाए संविधान निर्माता यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन रहे डॉक्टर BR अम्बेडकर, स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर वो एग्री नहीं थे। रीजन, क्योंकि देखा जाए हम देखते हैं जो सेंटर में इलेक्शन होते हैं और स्टेट में जो इलेक्शन होते हैं, ठीक है ना, ऐसी संभावनाएं पहले ही बन रही थी कि यदि स्टेट यदि हम देखें जो विलेज लेवल होगा यानी स्थानीय स्वशासन की जो हम बात कर रहे हैं उसमें क्या होगा, जब चुनाव होंगे वहाँ पर भी बाहुबल कह सकते हैं या कहीं ना कहीं पर जो मनी का है वो मिसयूज किया जाएगा और उसमें जो जिसको अधिकार मिलने चाहिए, जो प्रधान बन सकता है या और बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटी उसको मिल सकती हैं, वो कहीं ना कहीं पर उसको नहीं मिल पाएंगी और कहीं ना कहीं पर विवाद होंगे, झगड़े होंगे और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ऐसी संभावना की गई थी और इस तरह की जो संभावना की गई थी, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं पर वो आज हम देखते भी हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे खर्च किए जाते हैं, ठीक है ना, जो कहीं ना कहीं पर सही नहीं होते हैं और फिर उसका भुगतान जनता को ही करना होता है, ठीक है ना। लड़ाई झगड़े होते हैं और कहीं ना कहीं पर उन पर भी जो ग्रास रूट लेवल पर जो पॉलिटिक्स होती है वो कहीं ना कहीं पर जनता के लिए ठीक नहीं होती है। तो जब हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। 2 पार्ट कौन से होंगे? ग्रामीण एरियाज़ की हम बात करें या फिर सिटी लेवल पर, ठीक है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र होंगे आज हमें इसको टारगेट करना है, इसको कंप्लीट करना है, तो उसमें 3 लेवल बनाए गए हैं, ठीक है ना। उसमें क्या है, जैसे सबसे टॉप पर जिला पंचायत होगा, फिर मिडिल लेवल पर पंचायत समिति और जो सबसे हमने कहे नीचे, ठीक है ना, ग्रास रूट लेवल पर होगा ग्राम पंचायत, ठीक है ना। वैसे तो सारे ही यदि हम देखें तो सबसे फर्स्ट नंबर पर जिला पंचायत, सेकंड नंबर पर मिडिल लेवल पर हम बात करें या ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति होगी और ग्राम लेवल पर यदि हम बात करें ग्राम पंचायत। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने बनाया है ताकि ईजिली हम इसको समझ पाएँ। और यदि हम देखते हैं जो हमारा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो भी हमने रेडी किया है। तो सबसे पहले हम देखें जो हमारे पास एंशिएंट ईरा है यानी कि प्राचीन काल, जैसे हमने बात की थी कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र बुक लिखी गई है उसमें भी, ठीक है ना, ग्राम पंचायतों का जो एक्सप्लेनेशन है किया गया है। और नगर है उनको पुर कहा जाता था और उसका एक मुखिया होता था, ठीक है ना, प्रमुख नागरिक होता था। देखा जाए फिर मौर्य काल की हम बात करें या फिर मौर्य काल के बाद की बात करें, ठीक है ना, तो देखा जाए स्थानीय स्वशासन का जो अस्तित्व है या हम कहें इसका एक इम्पोर्टेंस है वो बना रहा। और फिर गुप्त काल में भी हम कहें, गुप्त काल में भी यह एक सिस्टम जो है बना रहता है। उसके बाद फिर हम मिडवल ईरा में आते हैं। मुग़ल काल में क्या है कि मुग़ल काल में भी ये जो हम स्थानीय स्वशासन की बात कर रहे हैं वो अस्तित्व में रहती है, यानी कि उनका इम्पोर्टेंस रहता है। और इसी के साथ में हम देखें
जो ब्रिटिश काल की हम बात करते हैं उसमें क्या 1870 में जब हम आते हैं उसमें क्या है, भारत में जो प्रतिनिधि संस्थाओं की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि ब्रिटिश काल में इस तरह के एफर्ट्स किए गए। और फिर 1870 में हम बात करें मेयो प्रस्ताव या मेयो रेजोल्यूशन भी हम बोलते हैं, ठीक है ना, तो उन संस्थाओं के विकास पर जो है बल दिया गया, यानी कि इस तरह की मान्यता बनाई गई कि हाँ हमें इस दिशा में काम करना ही करना है। और फिर मेयो के साथ साथ में हम देखते हैं फिर जो मेयो ने एफर्ट्स किए थे उसको और पावरफुल तरीके से, ठीक है ना, लॉर्ड रिपन ने क्या किया 1882 में, ठीक है ना, स्थानीय जो संस्थाएं थी उसका एक स्ट्रक्चर बनाया, वो कैसा होगा, डेमोक्रेटिक, ठीक है ना, और उसको एक स्पेशल और वर्क किया उन्होंने, वो क्या था, उपखंड और जिला बोर्ड, उसमें डिवाइड किया गया, ठीक है ना। अब तक इसको ना तो उपखंड बनाए गए थे और ना ही जिला बोर्ड के रूप में इसको स्थान दिया गया था, तो इस तरह से उसको डिवाइड किया गया। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जब लॉर्ड रिपन ने जो काम किया उसको मैग्ना कार्टा, ठीक है ना, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा, यानी कि अभी तक का सबसे बेस्ट वर्क है लॉर्ड रिपन का। और लॉर्ड रिपन को हम कह सकते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि स्थानीय स्वशासन का जनक भी इनको बोला जाता है। उसके बाद 1907 में हम देखते हैं हाव हाउस की अध्यक्षता में फिर क्या होता है, एक रॉयल कमीशन को एस्टैब्लिश किया जाता है। और रॉयल कमीशन का देखा जाए उसका भी टारगेट यही था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर वर्क किया जाए। और फिर हम देखते हैं फिर 1919 है हमारे पास भारत सरकार अधिनियम 1919, उसमें क्या है, स्थानीय स्वशासन को लेकर बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न किए गए, ठीक है ना, और मेन टारगेट यही है कि विकास किया जाए, ठीक है ना, यानी कि स्थानीय स्वशासन पर जो है बहुत सारा एफर्ट्स किए जाए। और देखा जाए इसका एक फीचर्स ये भी है कि देखा जाए हमारे पास दो तरह के उस टाइम पर जो विषय थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो बनाए रखे थे वो क्या थे, एक तो थे रिजर्व यानी कि आरक्षित, ठीक है ना, और इसको किस कैटेगरी में रखा गया, ट्रांसफरेड, हम कहें हस्तांतरित, ठीक है ना, यानी कि इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इसको अलग वे में हम लेकर के जा सकते हैं। लेकिन जो रिजर्व हैं आरक्षित हैं उस पर कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, ठीक है ना, यानी कि हस्तांतरित विषय की मान्यता इसको दी गई स्थानीय स्वशासन को। और उसके बाद हम देखते हैं फिर 92 में, ठीक है ना, ये 1919 का एक प्रभाव था अधिनियम का, जो उसके बाद 1920 में संयुक्त प्रांत है असम, बंगाल, ठीक है ना, और बिहार, मद्रास, पंजाब, ठीक है ना, जहाँ पर पंचायतों की स्थापना के लिए कानून को बनाया गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1919 के बाद बहुत सारे एफर्ट्स किए जाते हैं। फिर हम देखते हैं 1935 में स्पेशल है क्या, यानी कि हम कह सकते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर एक पूर्ण राज्य का विषय बना दिया गया। अभी तक पूर्ण राज्य का विषय नहीं बनाया गया था। हम देखते हैं जैसे जो रॉयल कमीशन बना उसमें भी बात नहीं की गई है, फिर 1919 में आकर के, ठीक है ना, हस्तांतरित विषय इसको बना दिया गया, लेकिन एक पूर्ण राज्य का विषय इसको नहीं बनाया। लेकिन कब बनाया जाता है, 1935 में आकर के इसको एक पूर्ण राज्य का विषय बना दिया जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद किस तरह के एफर्ट्स किए जाते हैं। यदि हम देखते हैं संविधान सभा, सबसे पहले संविधान सभा पर हमने जैसे देखते हैं कि बहुत सारे विवाद भी होते हैं कि इसको हम अपने संविधान का पार्ट रखें या ना रखें, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो एग्री बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि उन्हें पहले से ही ऐसी संभावना उन्हें लग रही थी कि ऐसा कहीं ना कहीं पर जो ग्रास रूट लेवल पर जो राजनीति होगी वो कहीं ना कहीं पर ठीक नहीं होगी। लेकिन यदि हम देखते हैं गांधी ने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज, 1909 में उन्होंने एक बुक लिखी थी और उसमें सेल्फ रूल की हम बात करें, ठीक है ना, और पंचायतों को लेकर भी बहुत सारे एफर्ट्स किए जाते हैं। लेकिन गांधी का अपना मानना था कि जो भारत है वो गाँव में बसता है। यदि हम एक्चुअल में इंडिया को या भारत को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें गांव को देखना होगा, ठीक है ना। और यदि गांव की उन्नति नहीं हो पाएगी, ठीक है ना, यदि विलेज लेवल पर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो भारत का भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो गांधी का ये भी मानना था कि यदि विलेज नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, तो भारत भी अपना जो एक अस्तित्व है वो खो देगा, ठीक है ना। और विश्व को जो एक संदेश
हम दे सकते हैं, वो किससे दे सकते हैं, वो पंचायती राज के माध्यम से भी दिया जा सकता है। तो देखा जाए इस तरह के एफर्ट्स किए जाते हैं। और फिर हम बात करते हैं आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है ना। हालांकि हमने जो आर्टिकल 40 है, ठीक है ना, डीपीएसपी का जो आर्टिकल 40 है उसमें तो हमने बात की कि ठीक है पंचायतों का गठन होना चाहिए, ठीक है ना। हमारा जो डीपीएसपी का जो मेन मोटिव है वो क्या है, पब्लिक वेलफेयर ही है, ठीक है ना, यानी कि समाज कल्याण को लेकर हमने वहाँ पर एक टारगेट बनाया है। लेकिन राज्यों को इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है कि जनता का कल्याण करेगी, क्योंकि जो आर्टिकल 37 है हमारा डीपीएसपी में, वो ये कहता है कि इनको हम किसी चैलेंज नहीं कर सकते, इनको डीपीएसपी को जो भी आर्टिकल हैं उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, जैसे हम फंडामेंटल राइट्स को चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी के साथ में हम देखते हैं कि गांधी के ग्राम स्वराज, ठीक है ना, ग्राम स्वराज का एक कंसेप्ट था, ठीक है ना। अगर पंचायती राज का जो एक कंसेप्ट है अगर उसको हमें सक्सेसफुल करना है तो हमें ग्रास रूट लेवल पर हम बात करें, यानी कि ज़मीनी स्तर पर बहुत सारे एफर्ट्स करने होंगे। और देखा जाए गांधी के जो इस तरह के सुझाव थे, ठीक है ना, या एक विज़न हम कहें, उसके बाद हम पंडित नेहरू के भी इस तरह के विज़न रहे। तो उसके बाद हम देखते हैं 2 अक्टूबर 1952 में, ठीक है ना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्टार्टिंग की जाती है। 2 अक्टूबर ही क्यों, क्योंकि गांधी का विज़न है इसलिए 2 अक्टूबर से स्टार्टिंग की गई है। और पंडित नेहरू काफ़ी हम कह सकते हैं गांधी से इंस्पायर हुए, ठीक है ना। उनका मानना था कि ठीक है भाई, जब गांधी इतना समझ रखते हैं कि हम गाँव का विकास करना चाहते हैं तो हमें गाँव पर ज़्यादा फोकस करना होगा, तो इस तरह के एफर्ट्स किए गए, ठीक है। लेकिन हम देखें जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो मेन मोटिव बनाया गया, मेन उद्देश्य क्या था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास और सामाजिक उद्धार करना है, यानी कि इस तरह के एफर्ट्स करने हैं। लेकिन यदि हम देखें 1952 में इसको बनाया जाता है और धीरे धीरे सारे जो अधिकार दिए गए, यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्टार्टिंग तो कर दी हमने, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें पार्टिसिपेट करना था वो किसको करना था, नौकरशाही को। नौकरशाही की भूमिका अधिक हो गई तो वो अपने काम करती, या फिर ग्रास रूट लेवल पर जो काम करने थे वो करती। तो देखा जाए कहीं ना कहीं पर एक डिसबैलेंस, एक असंतुलन की अवस्था बन गई। अब असंतुलन की अवस्था जब बन जाती है तो फिर क्या होता है, फिर काम बैलेंस नहीं हो पाता, काम सही नहीं हो पाता। तो देखा जाए जो हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो क्या हो जाता है, विफल हो जाता है, फेल हो जाता है। उसके पीछे रीज़न क्या है, सबसे बड़ा रीज़न तो यही रहा कि देखा जाए पब्लिक से कन्वर्सेशन नहीं हो पाया, यानी कि जो जनता की सहभागिता थी, पार्टिसिपेशन, वो नहीं कर पाई, ठीक है ना। और उसी के साथ में हम देखें ब्यूरोक्रेसी, यानी कि नौकरशाही की भूमिका अधिक हो गई। और देखा जाए हमारी आज़ादी के बाद से जो इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो भी ठीक नहीं थी, पॉवर्टी वाली यदि हम देखें कंडीशन थी। और जो इलिटरेसी परसेंटेज, ठीक है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा था। इकोनॉमिक रिसोर्स हमारे पास नहीं थे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर था। तो इस तरह से एक सिस्टम बना, तो कहीं ना कहीं पर बहुत सारे रीज़न हैं जिस वजह से फेल हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर क्या किया जाता है 1953 में आकर, ठीक है ना, इसका नाम चेंज किया जाता है। नाम क्या रख दिया आप, ठीक है ना, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, यानी कि नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, इसका नाम रखा गया 1953 में। इसने भी काम किया, लेकिन जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए थे रिजल्ट नहीं मिल पाए, ये भी फेल हो जाता है। फिर उसके बाद बहुत सारे हम देखते हैं फेल हो गया डीपीएस, हमारा जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम फेल हो रहा है। और उसके बाद जो हमने राष्ट्रीय विस्तार सेवा को लेकर बात की 1953 में, ठीक है ना, तो देखा जाए सफलता तो मिल ही नहीं रही है, ठीक है ना, लेकिन कोशिश की गई, एफर्ट्स किए गए, और एफर्ट्स जब किए जाते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलता ही मिलता है, ठीक है ना। तो देखा जाए जो पॉजिटिव वे में हमने एफर्ट्स किए, तो फिर उसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी को बनाया जाता है, ठीक है ना। और उन्होंने, इनके पास जिम्मेदारी क्या है, इस कमेटी को बनाने का टारगेट क्या है, ठीक है ना। इसका सीधा सीधा एम यही है कि अभी तक जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया उसके फेलियर के रीज़न क्या हैं, एक्चुअल रीज़न क्या हैं, जानने की कोशिश की गई, ठीक है ना। तो उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए और उन्होंने सारे रीज़न बताए भी कि बहुत सारे रीज़न थे, लेकिन हम एक सिस्टम जो चल रहा था उसको थोड़ा सा चेंज करें, ठीक है ना। तो उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए। तो देखा जाए हम कहें कि स्थानीय स्वशासन का उनको वास्तुकार कहें, ठीक है ना, या आर्किटेक्ट, उनको एक संज्ञा दी गई। और फिर देखा जाए
बलवंत राय मेहता कमेटी जो बनती है वो कब बनती है, 1957 में, ठीक है ना। और फिर उन्होंने अपना जो रिपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, तो फिर 1958 में करते हैं। और इसकी स्टार्टिंग हम कहें, ठीक है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद के माध्यम से जितनी सिफारिश बलवंत राय मेहता ने, ठीक है ना, 1957 में उसने वर्क करना शुरू किया था। और फिर उसके बाद उसने बहुत सारे सुझाव दिए, ठीक है ना। उसने कहा कि हाँ, अभी तक जो हमने गलतियाँ की हैं वो आगे ना करें और उसमें कुछ सुधार करें। तो उन्होंने कहा 3 टायर, 3 स्तरीय स्तर पर यदि हम काम करें, 3 स्तरीय पर, ठीक है ना, यानी कि 3 टायर के रूप में यदि हम काम करते हैं, ठीक है ना, वो कौन कौन से होंगे, तो उस पर हम कहीं ना कहीं पर जो हमें टारगेट अचीव करना है वो हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसका नेचर उन्होंने बताया कि कैसा होना चाहिए, यानी कि 3 टायर वो किस तरह से काम करेगा, उसका नेचर कैसा होगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के माध्यम से काम किया जाएगा। और सबसे टॉप पर जिला परिषद को लेकर बात की, ठीक है ना। और फिर ब्लॉक लेवल पर बात की उन्होंने, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद होगी और ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति होगी और विलेज लेवल पर, ठीक है ना, ग्राम पंचायत होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, अध्यक्ष होगा यानी कि चेयरमैन होगा, यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख होगा और इधर मुखिया या प्रधान, ठीक है ना। इसका जो चुनाव होगा, जो ग्राम पंचायत है वो कैसा होगा, प्रत्यक्ष रूप से होगा, ठीक है ना। और इसके जो यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख है या फिर अध्यक्ष है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसका चुनाव कैसा होगा, अप्रत्यक्ष, ठीक है ना। तो एक सिस्टम उन्होंने दिया, ठीक है ना, और इस तरह से लेकर बहुत सारे एफर्ट्स किए गए। और जैसा कि हमने बात की कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो सिफारिश की थी 3 टायर के रूप में, ठीक है ना, तो उसका सबसे पहले हम देखें कि सर्वप्रथम ऐसा कौन सा राज्य है, ठीक है ना, जहाँ पर इसका एक्सपेरिमेंटल के रूप में हम कहें या प्रायोगिक तौर पर, ठीक है ना, इसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना, इसको लागू किया जाता है। तो आंध्र प्रदेश में हम कहें कि एक्सपेरिमेंटल के रूप में इसको स्टार्ट किया जाता है, यानी कि 1958 में आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में इसको लागू कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो फिर जब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो फिर लगता है हाँ भाई ठीक है, सब ओके है। तो फिर हम देखते हैं 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर में, ये बार बार बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है कि पंचायती राज की जो एक व्यवस्था है या फिर स्थानीय स्वशासन की जो सबसे पहले स्टार्टिंग की गई प्रायोगिक तौर पर कहाँ की जाती है, आंध्र प्रदेश में। इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक भी हो जाती है। और जब बात आती है कि औपचारिक शुरुआत, ठीक है ना, कब की जाती है, राजस्थान के नागौर ज़िले में। कहाँ पर, कब, 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है ना। यानी कि राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बना जहाँ पर पूरे ही राज्य में सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग कर दी जाती है पंचायती राज की, ठीक है ना। तो एक ऐसा एक सिस्टम बनाया हमने, एक्सपेरिमेंट भी किया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद इसको राजस्थान के, ठीक है ना, नागौर डिस्ट्रिक्ट में इसको अप्लाई कर दिया जाता है। फिर राजस्थान के पूरे ही राज्य में इसको पूरी तरह से अप्लाई कर दिया जाता है। लेकिन हम फिर देखते हैं राजस्थान पहला राज्य था जहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। लेकिन फिर उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 में हम देखें आंध्र प्रदेश में इसकी स्टार्टिंग कर दी जाती है। और फिर धीरे धीरे हम देखते हैं असम, तमिलनाडु और कर्नाटक, ठीक है ना, इनमें भी 1960 में इसकी स्टार्टिंग कर दी जाती है। और फिर 1962 में हम देखते हैं महाराष्ट्र है, फिर 1963 गुजरात, फिर वेस्ट बंगाल है, ठीक है ना, 1964। तो धीरे धीरे हम देखते हैं फिर और भी राज्य हैं, ठीक है ना, उनमें भी इसकी स्टार्टिंग कर दी जाती है, शुरुआत हो जाती है। और धीरे धीरे बहुत सारे एफर्ट्स किए गए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हमें इसमें सक्सेसफुल हम कह सकते हैं, यानी कि सफलता मिलती है। लेकिन फिर देखा जाए इसको बना कब हुआ, यानी कि 1957 में, ठीक है ना, जो बलवंत राय मेहता कमेटी उसको बनाया कब गया था, 1957 में। लेकिन फिर उसके बाद हम देखते हैं 1977 में अशोक मेहता समिति, ठीक है ना, इसने भी वर्क किया। आखिरी जो समिति बनी है अशोक मेहता समिति, ठीक है ना, टोटल 13 मेंबर इसमें थे जिन्होंने वर्क किया, ठीक है ना। और फिर आखिर वर्क क्या किया, इनका काम क्या था कि जो कमेटी काम कर रही है बलवंत राय मेहता कमेटी, उसने किस तरह का काम किया है, ठीक है ना, उसको एवोल्यूशन की हम बात करें या मूल्यांकन किया कार्यों का कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है, और उनका और भी प्रभावशाली इसको बनाया जा सकता है, ठीक है, बना सकते हैं। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1978 में,
ठीक है ना। 1978 में उसने कहा कि 3 टायर का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। हम इसको 2 टायर से भी काम चला सकते हैं, द्विस्तरीय स्ट्रक्चर की बात की, ठीक है ना। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ग्राम पंचायत है और पंचायत समिति, इसको स्टॉप कर देना चाहिए। उसकी जगह क्या होना चाहिए, मंडल पंचायत, ठीक है ना। अभी तक हमने जैसे 3 टायर की बात की थी, ठीक है ना। जैसे टॉप पर हमने बात की थी जिला परिषद, ठीक है ना। जिला परिषद तो इन्होंने भी कहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है ना, जिला पंचायत होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो हमारा पंचायत समिति थी, ठीक है ना, जो ब्लॉक लेवल पर काम कर रही है, और ग्राम पंचायत है, ठीक है ना, तो उन्होंने दोनों को, ठीक है ना, समाप्त करने की बात की। और क्या कहा कि मंडल पंचायत, ठीक है ना, मंडल पंचायत बनानी चाहिए। और कैसे बननी चाहिए, 10 से 15 विलेज उसमें होने चाहिए, उनका ग्रुप होना चाहिए, विलेज का ग्रुप। और जो है प्लस एक कंडीशन और रखी, वो क्या है, 15 से 20 हज़ार की पॉपुलेशन आबादी होनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसको रिजेक्ट कर दिया। इसमें देखा जाए, इससे अच्छा तो पहले ही कमेटी में 3 टायर के रूप में काम हो रहा है। फिर नया क्या है, 2 टायर से काम नहीं चलेगा। और भी कुछ ऐसे जो एक लॉजिकल हम देखें, या कुछ और भी सॉलिड जो पॉइंट्स होने चाहिए थे, वो इस कमेटी में देखने को नहीं मिलते हैं। फिर उसके बाद एक कमेटी और बनाई जाती है, जीवी के राव, ठीक है ना। जीवी के राव कमेटी क्या है, ठीक है ना, वो कब बनती है, 1985 में, ठीक है ना। 1985 में इसने काम करना स्टार्ट किया। और उसके बाद इसने रिपोर्ट देती है ये 1986 में। इसने कहा कि 3 टायर से जो काम हो रहे थे वो भी ठीक नहीं है, 2 टायर पर पहले ही हम बात कर चुके हैं, 2 टायर पहले रिजेक्ट हो चुकी है। इन्होंने कहा 4 टायर, 4 स्तरीय जो है, 4 स्तरीय लेवल पर हम काम करेंगे, ठीक है ना। और क्या होगा, इन्होंने कहा रेगुलर जो इलेक्शन है वो होने चाहिए, पंचायतों के नियमित चुनाव होने चाहिए, SC/ST के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन वो 4 लेवल कौन से हैं, फर्स्ट लेवल पर हम देखें, इन्होंने सबसे टॉप पर जो बात की वो क्या है, यानी कि फर्स्ट नंबर पर हम देखें, उन्होंने कहा राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद होना चाहिए, सबसे टॉप पर, फर्स्ट नंबर पर, ठीक है ना। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा सेकंड नंबर पर जो जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम कहें, जिला परिषद होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जो 3rd नंबर पर है, मंडल पंचायत होनी चाहिए, यानी कि ब्लॉक लेवल पर, ठीक है जी। उसके बाद जो विलेज लेवल है, ठीक है ना, यानी कि उन्होंने कहा ग्राम सभा होनी चाहिए यहाँ पर। तो इस तरह से एक सिस्टम को लेकर बात की इन्होंने, लेकिन सरकार ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब देखा जाए, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी कमेटियाँ बन रही हैं। लेकिन हम देखते हैं फिर उसके बाद 1986 में ही LM सिंघवी कमेटी की हम बात करें, इन्होंने बहुत सारे जो सुझाव दिए, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे और बहुत सॉलिड भी पॉइंट थे। अब इसमें स्पेशल फीचर क्या है, देखा जाए, उन्होंने कहा कि सारे, अभी तक देखा जाए, संविधान में एक चैप्टर जोड़ा जाए। जनरली यदि हम देखें, जब किसी भी कानून को यदि हम देखें जो संवैधानिक मान्यता मिल जाती है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं पर उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमने इसको संविधान के किसी भी चैप्टर में जोड़ने की बात नहीं की। इन्होंने डिफरेंट क्या था कि इन्होंने कहा कि सारे झंझट खत्म हो जाएंगे संविधान में, इसको संवैधानिक मान्यता तो दो ही हम इसको, लेकिन इसको संविधान में एक चैप्टर भी हम इसको बना दें, ठीक है ना। रेगुलर पहले भी बात की गई कि रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा पंचायतों को, ठीक है ना, उनको सेल्फ डिपेंड होने के लिए, इकोनॉमिक सेल्फ डिपेंड होने के लिए बात की उन्होंने कहा, आत्मनिर्भर होगी पंचायत तो भी तो काम हो सकता है, ठीक है ना। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें उनके लिए रिजर्व कर दो, चलो जी कर देंगे। उसके बाद SC/ST के लिए भी रिजर्वेशन को लेकर बात की, ठीक है ना। तो देखा जाए काफ़ी जो पहले से, ठीक है ना ही तो रिजर्वेशन को लेकर बात की गई थी, ना ही तो वीमेन के लिए 1/3 उनके लिए सीट रिजर्व करने की बात की गई, और ना ही रेगुलर इलेक्शन को लेकर बात की गई थी, ठीक है, जीवी के राव में की गई है। लेकिन देखा जाए संविधान में संवैधानिक मान्यता को लेकर इस तरह के कोई एफर्ट्स नहीं किए गए थे। फिर उसके बाद PK थुंगन कमेटी आती है, PK थुंगन कमेटी 1988 में, ठीक है ना। तो देखा जाए
दोनों के यदि हम देखें, हमारे पास जो पहले वाली कमेटी थी RM सिंघवी और PK थुंगन, दोनों को देखा जाए दोनों के काफ़ी अच्छे सुझाव थे, इसको एक्सेप्ट किया गया, ठीक है ना। दोनों ही यदि हम देखते हैं संवैधानिक मान्यता की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो पंचायती इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, उनको शक्तिशाली बनाने की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो देखा जाए फिर जो 64 जो अमेंडमेंट है हमारा, यानी कि 64वां संविधान संशोधन विधेयक है, ठीक है ना। उस टाइम पर देखा जाए 1989 में, ठीक है ना, राजीव गांधी की सरकार है, तो इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। उन्होंने कहा ठीक है, लोकसभा में लेकर के गए। लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा से पास करा लेते हैं, लेकिन राज्यसभा से पास नहीं करा पाते। तो जनरली होता क्या है, यदि हम देखें लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया, भारत में संविधान जो हम देखते हैं कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या है, जनरली क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर बात करें राष्ट्रपति, थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं कि भारत में जो कानून निर्माण है वो कैसे बनते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। सपोज करें लोकसभा से स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है ना, लोकसभा के बाद जाना कहाँ है, अब राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में रिजेक्ट हो चुका है पहले ही, ठीक है ना, राज्यसभा में क्या है, मना कर दिया है, ठीक है ना। और यदि राज्यसभा एग्री हो जाती, हो सकता फिर राष्ट्रपति के पास डेफिनेटली जाएगा, ठीक है ना। तो फिर राष्ट्रपति हो सकता है उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, ठीक है ना, मान्यता दे ना दे, अप्रूवल दे ना दे, ठीक है ना, ये सिचुएशन भी है, ठीक है ना। तो लेकिन जब राज्यसभा ने इसको स्टॉप कर दिया तो फिर आगे कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं फिर 92 में, ठीक है ना, PV नरसिंह राव की गवर्नमेंट है, 73rd अमेंडमेंट, ठीक है ना, 73वां संविधान संशोधन विधेयक को लेकर, ठीक है ना, लोकसभा में ले जाया जाता है। लोकसभा से भी अप्रूवल मिल जाती है, राज्यसभा से भी अप्रूवल मिल जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं 20 अप्रैल यानी कि 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति से भी अप्रूवल मिल जाती है। अब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों एग्री हैं, ठीक है ना। और इसी के साथ में एक इसमें सबसे जो अच्छा रहा वो क्या था, 17 स्टेट की जो स्टेट असेंबलीज की हम बात करें, यानी कि 17 राज्यों की जो विधानसभाएं थी, उन्होंने भी इसको मान्यता दे दी थी। यदि हम देखें जो 64 अमेंडमेंट था हमारा, उसमें स्टेट एग्री नहीं हो पा रहे थे, उनमें भी बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा था, ठीक है ना, किस एंगल से हम इस पर काम करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है ना। लेकिन हम देखें यहाँ पर आकर के 17 राज्यों की जो विधानसभा है वो एग्री है, ठीक है ना। और फिर हम देखते हैं 24 अप्रैल 1993 को ये पूरे इंडिया में यानी कि पूरे देश में इसको लागू कर दिया जाता है। अब क्या है, यानी कि उसको संवैधानिक मान्यता मिल चुकी है, जिसको हम लेकर बात कर रहे थे, ठीक है ना। संवैधानिक मान्यता जब मिल जाती है तो उसका अपना एक इम्पोर्टेंस अलग ही होता है, ठीक है ना। और सभी फिर उसको एक्सेप्ट करते ही करते हैं। तो ऐसा हुआ, अब संवैधानिक मान्यता मिल चुकी है, ठीक है ना। अब फिर क्या है, फिर हमने जो संवैधानिक मान्यता दी यानी कि 73rd अमेंडमेंट, ठीक है ना, 73वां संवैधानिक संशोधन की हम बात करें 1992 में, ठीक है ना, हमने इसको स्टार्ट किया था। लेकिन हमें जो मान्यता मिली यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का जो अप्रूवल मिलता है वो कब मिलता है, 1993 में आकर के, ठीक है। फिर हमने क्या किया, संविधान के जो पार्ट जो 9 है वो भी जोड़ा, फिर शेड्यूल है 11 शेड्यूल जोड़ा गया, उसमें 29 सब्जेक्ट रखे गए हैं। और फिर जो आर्टिकल है 243 ओ से यानी कि हिंदी में अण बोलते हैं, ठीक है ना, उसमें 16 आर्टिकल को ऐड किया गया। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं कि जो पंचायती राज है उसको किस पार्ट में रखा गया है, किस शेड्यूल में किस शेड्यूल का पार्ट है ये, ठीक है ना, उसमें कितने सब्जेक्ट हैं, कितने विषय रखे गए हैं, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब जब हम संवैधानिक मान्यता को लेकर बात कर रहे थे यानी कि 73rd जो अमेंडमेंट किया गया, ठीक है ना, अब जो बिल है वो लॉ में कन्वर्ट हो चुका है, अब मान्यता तो मिल चुकी है। तो देखा जाए जो हमारे पास आर्टिकल है, ठीक है ना, 243 है। 243 में क्या है, जो स्थानीय स्वशासन, ठीक है ना, यानी कि उसको परिभाषित किया गया है, उसको परिभाषा दी गई है। और उसके बाद हम देखें 243 में क्या है, ग्राम सभा की बात की गई है,
ठीक है ना, कैसे काम करेगी। और इसी के साथ में हम देखें जो 243 का बी है, ठीक है ना, उसमें क्या है, पंचायतों के गठन को लेकर बात की गई है, ठीक है ना। तो गठन को लेकर है, और इसका 243 सी भी है, वो स्ट्रक्चर को लेकर बात करता है, ठीक है ना। तो यदि हम देखें सबसे पहले 243 बी है क्या, उसमें बात की गई है 3 टायर, ठीक है ना, 3 स्तरीय लेवल पर हम काम करेंगे। 3 टायर कौन कौन से होंगे, 3 स्तर कौन कौन से होंगे, ठीक है ना। सबसे टॉप पर जिला पंचायत यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला पंचायत होगा, उसका अध्यक्ष होगा, ठीक है ना। और उसको जो जिम्मेदारी दी गई है वो कैसी है, समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन बना करके रखेगा, ठीक है ना, और पर्यवेक्षण करेगा। और इसी के साथ में ब्लॉक लेवल पर हम बात करते हैं, यानी कि जो मध्यवर्ती स्तर भी इसको बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ब्लॉक प्रमुख होगा, ठीक है ना। दोनों ही क्या होंगे, जो ब्लॉक प्रमुख की हम बात करें या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अध्यक्ष होगा, दोनों ही अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होगा वो क्या होगा, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि हमारे द्वारा जो प्रतिनिधि हैं, ठीक है ना, जो चुने हैं हमने, ठीक है ना, वो यहाँ पर वोट करेंगे। इसके जो यदि हम बात करें जिला पंचायत के जो सदस्य हैं उनको तो हम ही चुनते हैं, लेकिन अध्यक्ष को लेकर बात हो रही है। और यहाँ पर भी हम बात करें जो ब्लॉक प्रमुख है, ठीक है ना, यहाँ पर इसका चुनाव कैसा होगा, अप्रत्यक्ष, यानी कि अध्यक्ष का चुनाव भी अप्रत्यक्ष और प्रमुख का चुनाव भी अप्रत्यक्ष। और जो मुखिया होगा, ठीक है ना, जो मुखिया होगा उसका चुनाव कैसा होगा, प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है ना। उसमें हम कह सकते हैं कि उसके जो पंच होते हैं यानी कि और भी, ठीक है ना। हम देखते हैं फिर जो ब्लॉक लेवल पर है वो क्या करेगी, योजनाओं का क्रियान्वयन विचार विमर्श करेगी, यानी कि हर साल, यानी कि एवरी ईयर, प्रत्येक जो हर साल कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ उस पर विचार विमर्श करेगी। और इसके साथ में हम देखें जो हमारे जो ग्राम पंचायत है वो क्या करेगी, यानी कि योजनाओं का क्रियान्वयन। और इसमें क्या है, जनरली हम देखें जो ग्राम पंचायत पर दीवानी है, फौजदारी है, ठीक है ना, यानी कि सिविल और क्रिमिनल, ऐसे बहुत सारे केसेस को सॉर्ट आउट किया जाएगा, यानी कि जो ग्रास रूट लेवल पर जो भी प्रॉब्लम्स बनेगी, ठीक है ना, चाहे वो दीवानी है चाहे फौजदारी है, उनका समाधान किया जाएगा, ठीक है ना। जनरली यदि हम देखें जब तक अगर सपोज करें 1% हम देखें या हमारे पास जो स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था यदि ये ना हो पाती तो फिर किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती फिर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना, अपील करते। लेकिन यहाँ पर क्या है, यदि 10,000 तक की कोई भी इस तरह की कोई विवाद है तो उसका समाधान यहाँ पर ही किया जाएगा, ठीक है ना। कौन करेगा, मुखिया करेगा और उसकी जो टीम होगी वो करेगी। लेकिन एक कंडीशन और बनाई गई यहाँ पर कि 3 टायर की एक व्यवस्था तो होगी, लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि 20 लाख से यदि आबादी कम है तो वह जो बीच में है मध्यवर्ती स्तर, इसका होना ज़रूरी नहीं है वहाँ पर, ठीक है ना। फिर तो क्या होगा, फिर जिला पंचायत, ठीक है ना, और ग्राम पंचायत, इनसे ही काम चलाया जाएगा, ये कंडीशन यहाँ पर है। फिर यदि हम देखें जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, यानी कि राज्य विधानमंडल को, ठीक है ना, विधि बनाने के लिए सारी मान्यता दी गई है। तो ये एक सिस्टम बनाया गया। चुनाव को लेकर हम पहले ही बता चुके हैं, तो यहाँ पर जो चुनाव होगा वो कैसा होगा, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाएगा। अब आरक्षण पर यदि हम बात करें, पंचायतों को किस तरह से एक आरक्षण की बात की गई है, 243 के डी में बात की गई है कि पंचायतों को आरक्षण में मतलब व्यवस्था की गई है। SC ST के लिए आरक्षण की बात की गई है और 1/3, ठीक है ना, 1/3 महिलाओं को स्थान दिया गया है स्पेशली, ठीक है ना। अब पंचायतों के कार्यकाल पर हम बात करें कि इसका ड्यूरेशन क्या होगा पंचायत का, ठीक है ना। जो ड्यूरेशन हम देखते हैं, जो लोकसभा का ड्यूरेशन होता है, कितने टाइम के लिए काम कर सकती है, 5 साल के लिए लोकसभा काम करती है। और फिर विधानसभा हम देखते हैं तो यहाँ पर भी जब हम पंचायतों को लेकर बात करते हैं तो यह भी 5 साल के लिए, 5 ईयर के लिए ही काम करती है। और उसी के साथ में हम देखें जैसे मतलब 6 साल यानी कि 6 महीने की अवधि में, यानी कि जो 5 साल पूरे होने होते हैं उसी के पहले ही, यानी कि 6 महीने यदि रहते हैं तो उसके बीच में चुनाव कराने होते हैं। तो ये कंडीशन यदि हम देखते हैं लोकसभा के चुनाव में भी इस तरह की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर भी ये सेम प्रोसेस है, फॉलो किया जा रहा है। अब सदस्यों की अयोग्यताएं क्या होंगी, योग्यताएं की हम बात करें, यदि हम देखें क्वालिफिकेशंस की हम बात करें कि उन्हें किस तरह की योग्यता है, जैसे
यदि हम अयोग्यता की बात करें, पागल दिवालिया ना हो, ठीक है ना। लेकिन यदि हम योग्यता को लेकर बात करते हैं, जैसे विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता को लेकर बात की गई है, लेकिन वहाँ पर तो 25 होती है जनरली जब हम देखते हैं। यदि हम विधानसभा पर बात करें तो उसके जितने भी सदस्य होते हैं वो 25 कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट जोड़ा गया है। लेकिन यदि हम देखते हैं जो यहाँ पर जो स्थानीय स्वशासन में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ब्लॉक प्रमुख भी, ठीक है ना, बन सकता है 21 वर्ष उसने कंप्लीट कर लिए हैं। या हम बात करें विलेज हेड की, हम बात कर रहे हैं ग्राम प्रधान, ठीक है ना, तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए। वोटर्स की वही है 20, हम बात करें जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम पर 21 थी। लेकिन यदि हम देखें एट प्रेजेंट में हम देखते हैं तो 18 वर्ष कंप्लीट होने चाहिए। वो वोटर्स हैं वो वोट कर सकते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ में हम देखें पंचायतों के पास किस तरह के पावर्स होंगे, आर्टिकल 243G में बात की गई है, ठीक है ना। यानी कि राज्य विधानमंडल को सारी शक्तियाँ दी गई हैं, ठीक है ना। वो किस तरह के काम करेंगे, ठीक है ना, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस को लेकर बहुत सारे वर्क करेंगे वो। और जो हम कहें जो प्लान्स होंगे, ठीक है ना, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू यानी कि उनको क्रियान्वयन करेंगे, ठीक है ना। और इसी के साथ में हम देखते हैं जो इसमें टोटल जो विषय रखे गए हैं, जो हम बात कर रहे थे, जो शेड्यूल है हमारे पास, शेड्यूल 11 अनुसूची जो 11 है उसमें 29 विषय हैं, ठीक है ना। पंचायतों को इन पर काम करने के अधिकार दिए गए। यदि हम देखें जो 29 विषय तो है, लेकिन सारे पर तो हम बात नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे विषय जैसे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की हम बात करें, यानी कि कृषि विस्तार करना है, भूमि का विकास करना है, या फिर लैंड रिफॉर्म की हम बात करें, ठीक है ना, पेयजल है, पानी की व्यवस्था करनी है, ठीक है ना, कुटीर उद्योग है, या पुस्तकालय है, या हम कहें कि प्राइमरी एजुकेशन की हम बात करें, या बाजार मेले, ठीक है ना, परिवार कल्याण, इस तरह के बहुत सारे जो मेन टारगेट हैं, ठीक है ना। समाज कल्याण की भी हम कह सकते हैं, जैसे SC/ST कम्युनिटी है या फिर हैंडीकैप पर्सन है, ठीक है ना, उन्हीं सभी के लिए एक सकारात्मक प्रयास करने हैं, ठीक है ना। और इसी के साथ में हम देखें जो एक राज्य वित्त आयोग, यदि हम देखें सेंटर में भी जो हमारे पास 280 है, यानी कि 280 जो आर्टिकल हैं उसमें वित्त आयोग के गठन की बात की जाती है, राष्ट्रपति आयोग का गठन करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, राज्य वित्त आयोग है, ठीक है ना। इसका गठन कौन करता है, यहाँ पर राज्यपाल करता है 5 वर्ष के लिए, ठीक है, इसको बनाया जाता है। और इसी के साथ में हम देखते हैं ये 243I में है, ठीक है ना। और ये वित्तीय स्थिति को लेकर, ठीक है ना, काम करता है, पंचायतों के लिए स्पेशली बनाया गया है इसको। और इसी के साथ में हम देखते हैं फिर इलेक्शन कौन कराएगा। यदि हम देखते हैं जो हमारे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं या फिर विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसको कौन कराता है, हमारा चुनाव आयोग कराता है। लेकिन जो पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है, राज्य निर्वाचन आयोग को बनाया गया है, ठीक है ना, कि ये पंचायतों के जो इलेक्शन होंगे वो राज्य निर्वाचन आयोग करा लेगा। किस आर्टिकल में बात की गई है, 243K में बात की गई है, ठीक है ना। तो सारे जो भी नियमावली, जो निर्वाचक हम नियमावली की बात करें वो कैसे रेडी करनी है, किस तरह का उसका मैनेजमेंट है, ठीक है ना, किस तरह के डायरेक्शन उसको देने हैं, किस तरह से कंट्रोल करना है, वो सारा एक सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है। और फिर यदि हम देखें जो पंचायत चुनाव का किस तरह का जो भी डिसीजन लेता है वो स्टेट गवर्नमेंट ही करती है, ठीक है ना। तो ये सिस्टम है। लेकिन यदि हम देखें बहुत सारे इस तरह के एफर्ट्स तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जो पंचायती राज के लेकर हम देखते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। कुछ तो प्रॉब्लम का हम सॉर्ट आउट कर चुके हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी बनी हुई है। हम ये नहीं कह सकते कम्प्लीटली हमने इन समस्याओं का समाधान कर लिया है। यदि हम देखते हैं निर्धनता की समस्या, ठीक है ना, बहुत सारी इस तरह की समस्याएं बनी हुई है अभी भी, ठीक है ना। प्रभावशाली वर्ग का हस्तक्षेप, यानी कि जो बाहुबली लोग हैं, जो हम कह सकते हैं जो पूंजीपति वर्ग है, ठीक है ना, वो बार बार इलेक्शन में आते हैं और जीत जाते हैं, ठीक है ना, अपनी जो पावर्स हैं, ठीक है ना, उसका मिसयूज करते हैं। और जनता की जो सहभागिता है, यदि हम देखें सहभागिता को लेकर हम बात करें, हम ऐसा नहीं कह सकते कि पंचायतों में जो इलेक्शन की हम बात करें उनका जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है, वो 80-90 जा रहा है। यदि हम देखते हैं लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें भी 60+ में ही मैक्सिमम रह पाता है, 70 चला जाता है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि 100%, ठीक है ना, कि 100% चुनाव में पार्टिसिपेशन पब्लिक का हो ही रहा है। तो देखा जाए जो पार्टिसिपेशन है कहीं ना कहीं पर जो एक पॉलिटिक्स है, कभी कभी कुछ इस तरह की सिचुएशन बन भी जाती है कि जनता की
सहभागिता बढ़नी चाहिए लेकिन बढ़ नहीं पाती है, करप्शन है, ठीक है ना, हर जगह यदि हम देखते हैं। लेकिन करप्शन भी पंचायती राज में हमें देखने को मिल जाता है। लाल फीताशाही का बढ़ता प्रभाव यदि हम देखें, जो रेड टैप की हम बात करें, इस तरह से कहीं ना कहीं पर जो फाइल होती है, जिन्हें अधिकार मिलने चाहिए, जिन्हें उस कोई भी योजना आती है उसका लाभ मिलना चाहिए, वो फाइलें, ठीक है ना, वैसे पेंडिंग में पड़ी रहती हैं, अभी भी है। और यदि हम देखें राजनीतिक जागरूकता है, वो भी धीरे धीरे आ रही है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं पर अभी भी पब्लिक को अवेयर होने की आवश्यकता है। और ऐसा तो नहीं है कि पंचायतों के लेकर यदि कुछ भी इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर हैं प्रॉपर, जो कंटिन्यू उनको ट्रेन करते ही करते हैं, ठीक है ना, उसका भी अभी अभाव है। लेकिन ऑल ओवर यदि हम देखें, जब से हमारा संविधान बना है और संविधान बनने के बाद बहुत सारी कमेटियाँ भी बनी हैं, और कमेटियाँ बनने के बाद कभी हमने कुछ ऐसे एफर्ट्स भी किए 3 टायर के रूप में, ठीक है ना, जैसे राजस्थान से स्टार्टिंग होती है और वहाँ से हमें कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। कुछ कमेटी ऐसी भी बनी जो रिजेक्ट कर दी गई, ठीक है ना। लेकिन फाइनली जब हमने इसको संविधान में स्थान दिया, भारतीय संविधान के पार्ट 9 में रखा, तो उसके बाद बहुत सारे सकारात्मक रिजल्ट्स भी हमें मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखा जाए सकारात्मक रिजल्ट्स मिल रहे हैं और आगे भविष्य में भी हमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसी हम एक उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जो स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज को हमने कंप्लीट किया है। अगर इसके बाद भी आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, ठीक है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का बेनिफिट ले पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।